जो भी लोग बर्तन बनाने के काम में भाई इंक्लूड होंगे, जो लोग शामिल होंगे, उनका जो खपत है, खपत का मीनिंग उनका जो बिक्री है वो कहां हो जाती होगी बेटा? वो गांव में ही हो जाती होगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। बेटा हम लोग पढ़ रहे थे किसान, जमींदार और राज्य किस किस के क्षेत्र में, तो मुगल साम्राज्य के क्षेत्र में ये सारी चीजें किस तरीके से हुआ करती थी। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत जो है, जो फारसी स्रोत हैं हमारे पास, वो किसान के लिए आमतौर पर रैयत, इसका बहुवचन हुआ करता था रेया या मुजरियन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे, और साथ ही हमें आसामी जैसे शब्द भी देखने को मिलते हैं। 17वीं सदी के दौरान बेटा दो किस्म के किसान हुआ करते थे। नंबर एक खुदकास्ट। खुदकास्ट का मतलब क्या होता था? उन्हीं की जमीन, उन्हीं का गांव और वही लोग उस पर खेती बाड़ी कर रहे हैं। और दूसरे नंबर के होते थे बेटा पाहीकास्ट। पाहीकास्ट का मतलब है वे किसान जिनके पास अपनी जमीन नहीं हुआ करती थी, जो दूसरे गांव में लगान पर खेती किया करते थे। लगान का मतलब कुछ हिस्सा जिस जमींदार के यहां वो काम कर रहे हैं वो स्वयं उसको पे करना होता था। ठीक है, इस तरीके से पहले किस्म के किसान वे थे जो मैंने आपको बता दिया, उन्हीं के गांव में रहा करते थे। आज हमारी स्टार्टिंग है फसलों की भरमार। भाई आज हमारी हेडिंग क्या है? तो फसलों की भरमार, और किस तरीके से फसलें हुआ करती थी, कौन कौन सी फसलें मुगल साम्राज्य के दौरान उगाई जाती थी और कितने किस्म की फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, तो दबा के शेयर कर दीजिए, हर एक उस बच्चे तक पहुंच जानी चाहिए क्लास, जो भी बच्चा सीयूईटी 2024 की तैयारी कर रहा है, जिसका भी सपना है कि एएमयू, बीएचयू, डीयू और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसी बड़े शिक्षण संस्थानों में वो पढ़ लिख कर अपने मम्मी पापा का सपना साकार कर सके। चलिएगा बात करते हैं आज मौसम के दो मुख्य चक्रों के दौरान। मैंने आपको बताया था कल ही कि नंबर एक चक्र कौन सा होता था? रबी की फसल, और दूसरी चक्र कौन सा होता था? तो खरीफ की फसल। भाई दो मौसम के दोनों चक्रों में दो प्रकार की खेती की जाती थी, एक खरीफ की फसल और नंबर दूसरी बेटा रबी की फसल। यानी सूखे इलाकों और बंजर जमीन को छोड़ दें तो ज्यादातर जगहों पर साल में कितनी बार? तो साल में दो फसलें उगाई जाती थी। कब की बात चल रही है? मुगल पीरियड की बात चल रही है, जहां बारिश या सिंचाई, भाई आज भी हमारा जो अगर बात की जाए भारत की जमीन के बारे में या फिर भारत के फसलों के बारे में, है ना, अगर फसलों के बारे में बात की जाए बेटा, तो आज भी हम लोग किस पर निर्भर हैं? भाई जो हमारी खेती बाड़ी है, जो हम 70% लगभग हम खेती बाड़ी करते हैं, उसमें से बेटा 40% जो भूमि है वो किस पर निर्भर करती है? वो सिंचाई पर निर्भर करती है। अर्थात सिंचाई कितने प्रकार की होती है? देखिए, ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई होना, नहर, बंबा अर्थात या किसी नदी के किनारे से सिंचाई करना होता है इसमें, या फिर अब आगे बढ़ते हैं, जहां बारिश या सिंचाई के अन्य साधन मौजूद थे वहां तो साल में कितनी फसलें? वहां साल में 3-3 फसलें भी उगाई जाती थी। उदाहरण के तौर पर आयन। आयन क्या है बेटा? आयने अकबरी, जिसको लिखा किसके द्वारा गया था? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। कितने वर्षों में लिखा गया था? 13 वर्षों में लिखा गया था। कब से लेकर कब तक लिखा गया? तो आपको पता होगा भाई 1589 से लेकर 1602 ईस्वी तक लिखा गया था। ठीक है, आयन हमें बताती है कि दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत आगरा में कितने किस्म की बेटा? तो 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थीं, जबकि दिल्ली प्रांत में 43 फसलों की पैदावार होती थी। बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्मों की, भाई बंगाल की अगर बात की जाए, वेस्ट बंगाल की बात की जाए, तो यहां पर सिर्फ व सिर्फ चावल की ही 50 किस्में उगाई जाती थी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? एकदम क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। जाति, ग्रामीण और माहौल। अगली हेडिंग क्या है? जाति, ग्रामीण और माहौल किस तरीके से था? जाति, अन्य जाति जैसे भेदभाव की वजह से खेतीहार किसान कई तरह के समूहों में बटे हुए थे। जैसे कि भाई अगर बात की जाए यहीं पर जो जाति व्यवस्था थी उसमें क्या था? उसमें भाई जो भी लोग यहां पर किसान का काम किया करते थे वो भी कई तरह के समूह में बटे हुए थे।
खेती की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाने वाले कामों में लगे थे या फिर खेतों में मजदूरी किया करते थे। देखिए यहां पर जो बात चल रही है, यहां पर वही बात चल रही है कि जो खेती की जुताई हुआ करती थी वो आमतौर पर कौन सी जाति वाले, वो नीची जाति वाले लोग किया करते थे। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वर्ग, भाई जो भी वर्ग खेती के काम में या तो मजदूरी किया करता था या फिर उन्हीं के साथ मिलकर काम किया करता था, वे लोग चाहे वो किसी भी जाति से हो, उन लोगों को कैसा समझा जाता था, उन लोगों को नीची जाति का समझा जाता था। समाज के निचले तबकों में जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता था, ऐसा बीच के समूहों में नहीं था। ऐसा कहां नहीं था, ऐसा बीच के समूहों में नहीं था। दोबारा से समझेंगे हम इस लाइन को कि समाज के निचले तबकों में, यहां पे किसकी बात चल रही है, अगर बात की जाए यहां पर SC ST की, जो आज के तौर पर समझा रहा हूं मैं, ठीक है, वैसे मत समझिएगा, आज के तौर पर समझा रहा हूं कि समाज के जो निचले तबकों में जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता था। जो नीचे लोग थे, भाई अगर जाहिर सी बात है वो किसी भी जाति से आ रहा हो, अगर बंदा गरीब है तो भाई गरीब है, सीधी सी बात है, वो भी कौन सी हैसियत में गिना जाएगा, वो निचले तबके के हैसियत में गिना जाएगा। लेकिन ऐसा बीच के समूह में नहीं था, यानी अगर बात की जाए वहां के मिडिल क्लास फैमिली की, तो ऐसा मिडिल क्लास में नहीं था। 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई एक किताब राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में करती है। इस किताब के मुताबिक जाट भी किसान हुआ करते थे, ठीक है। मैंने आपको बताया ना यहां पे कि भाई जो नीची जाति समझे जाने वाले लोग थे या फिर जो बड़ी जाति में भी लोग हुआ करते थे, वो लोग भी क्या काम किया करते थे, वो लोग भी भाई खेती बाड़ी से ही अपना काम निकाला करते थे। लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह राजपूतों के मुकाबले नीची थी। भाई किसकी बात चल रही है, ये जाटों की बात चल रही है, ठीक है। यहां तक समझ में आया, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ है कि जाति और ग्रामीण माहौल कैसा था। तो जाति या अन्य जाति जैसे, जो भी जाति हुआ करती थी या अन्य जाति जैसे भेदभाव की वजह से खेतीहर किसान भी कई तरह के समूहों में बंट चुके थे। खेती की जुताई करने वालों में यहां पर क्या है, यहां पर यह है कि जो नीची जाति वाले लोग थे, जो नीची जाति वाले जो लोग हुआ करते थे, वे बेटा क्या काम किया करते थे, वे ऊंची जाति वालों के यहां पर, ठीक है, ऊंची जाति वालों के यहां पर काम किया करते थे या फिर अपना गुजारा किया करते थे। खेती की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो नीची जाति वाले कामों में लगे थे या फिर खेतों में मजदूरी किया करते थे। समाज के निचले तबकों में जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच क्या था, सीधा रिश्ता था। दोबारा से समझिए कि समाज के निचले तबकों में जो जातियां नीची समझी जाती थी, उन तबकों में जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच एक सीधा रिश्ता था, लेकिन ऐसा रिश्ता बीच के समूहों में नहीं था। 17वीं सदी मारवाड़ राजस्थान की बात चल रही है, राजपूताना स्टेट की बात चल रही है। तो यहां पर 17वीं सदी मारवाड़ में लिखी गई एक किताब है जो राजपूतों की चर्चा किसके रूप में करती है, किसानों के रूप में भी करती है। और यही हमें बताती है कि जो जाट हुआ करते थे वे भी किसान के काम में लगे थे, लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह क्या थी, जाटों की जगह राजपूतों से नीचे थी, ठीक है। यहां तक समझ में आया, एकदम पॉइंट क्लियर हुए सारे के सारे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण दस्तकार, क्या चीज बेटा, ग्रामीण दस्तकार। अगली हेडिंग क्या है, ग्रामीण दस्तकार। ग्रामीण दस्तकार का मतलब क्या है, यानी गांव में काम करने वाले लोग या गांव के, ऐसे समझिए कारीगर लोग, है ना, ऐसे समझिए कारीगर लोग जो हुआ करते थे वे कैसे लोग थे, या फिर गांव में कितने प्रकार के जो साधन थे उन साधनों के द्वारा वस्तुएं बनाई जाती थी। समझ रहे हो मेरी पॉइंट की बात। जैसे कि आज अगर बात की जाए कि हमें कोई भी सामान लाना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बर्तन ले लीजिए, ठीक है, आप एक छोटी सी चीज बर्तन ले लीजिए। आज हमें बर्तन लेने के लिए भाई या तो किसी शहर में जाना पड़ता है या फिर किसी भाई कस्बे में हमें जाना पड़ता है, और वहां पर हमें ये सारी चीजें मिल जाती हैं बड़ी आसानी से। लेकिन उस टाइम पर क्या था कि गांव की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी हुआ करती थी कि लगभग अगर मैं बात करूं, देखिए जैसे कि
अगर बात की जाए बर्तन बनाने वाले की, तो इनकी जाति हम शुमार करते हैं कुम्हार के नाम से, है ना, कुम्हार के नाम से ये जाति होती है जो बर्तन बनाती है। तो जाहिर सी बात है जो भी लोग बर्तन बनाने के काम में भाई इंक्लूड होंगे, जो लोग शामिल होंगे, उनका जो खपत है, खपत का मीनिंग उनका जो बिक्री है वो कहां हो जाती होगी बेटा, वो गांव में ही हो जाती होगी। ऐसा ही लोहार है, ऐसा ही बढ़ई है, यानी जो लोग भाई फर्नीचर का काम किया करते थे उनको बढ़ई किया कहा जाता था। जो लोग नाई हुआ करते थे, जो लोग बाल काटने वाले काम किया करते थे, उनको भी गांव में ही रोजगार मिल जाया करता था। तो अब यहां से आगे हम पढ़ेंगे कि ग्रामीण दस्तकार किस तरीके से काम करता था। अलग अलग तरह के उत्पादन कार्य में जुटे लोगों के बीच फैले लेन देन के रिश्ते गांव का एक रोचक पहलू था। भाई जाहिर सी बात है कि रोचक पहलू बना होगा। अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में किए गए गांव के सर्वेक्षणों, और दोबारा से पढ़ रहा हूं मैं कि अंग्रेजी शासन, यहां पर ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में, शुरुआती वर्षों का मतलब क्या हुआ कि 1757 ईस्वी के बाद, बैटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में किए गए गांव के सर्वेक्षण, जब भाई टीम पहुंची वहां सर्वेक्षण करने, इंक्वायरी करने, और मराठाओं के दस्तावेज यानी मराठाओं के डॉक्यूमेंट्स हमें बताते हैं कि गांव में दस्तकार देखिए काफी अच्छी तादाद में रहते थे। इसका मतलब ये था कि जब अंग्रेज आने से पहले हमारे गांव, कस्बे और शहर क्या हुआ करते थे, अच्छी तादाद में बिक्री हुआ करती थी, हमारा माल हमी को बेचा जाता था। इसी का मतलब है मेक इन इंडिया, यानी भारत में बना हुआ सामान भारतीय लोगों के द्वारा उपयोग किया जाता था। तो और इससे अच्छी क्या है, क्यों, क्योंकि जो आदमी सामान बना रहा है, भाई कोई भी सामान ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे कि लोहे का कोई भी हमें वस्तु खरीदनी है, ठीक है, लोहे की कोई भी हमें वस्तु, अब ऐसा तो है नहीं कि उस टाइम पे कंप्यूटर होगा, है कंप्यूटर तो था नहीं, तो लोहे की जो भी वस्तुएं खरीदनी है वो हमें कहां मिल जाया करती थी बेटा, हमारे ही गांव में मिल जाया करती थी, ठीक है। तो दस्तावेज बताते हैं कि दस्तकार काफी अच्छी तादाद में रहते थे गांव में, कहीं कहीं पर तो कुल घरों के 25% घर। अब यहां से आप अंदाजा लगा लीजिए कि मान लीजिए एक गांव में अगर 100 घर हैं, भाई एक गांव में अगर बेटा 100 घर मौजूद हैं, तो उन 100 घरों में से 25 घर तो कारीगरी के काम में ही लगे हुए थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि गांव की जो अर्थव्यवस्था थी, जो गांव की अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, वो बहुत अच्छी थी, ठीक है, वो बहुत अच्छी मानी जाती थी। क्यों मानी जाती थी, क्योंकि अगर बात की जाए 100 घरों के बारे में, तो उनमें से 25 घर किसमें संलग्न थे या किसमें शामिल थे, वो बेटा अच्छे दस्तकार हुआ करते थे, अच्छे खासे अपने हाथों से बनाकर सामान बेचा करते थे, ठीक है। देखिए पहले ऐसे मैंने आपको बता दिया कि कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहां तक कि सुनहार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को दिया करते थे। क्यों, क्योंकि बेटा अंग्रेज आने से पहले लगभग बात की जाए तो 85% लोग या फिर 90% लोग कहां निवास किया करते थे, वो लोग गांव में ही रहना पसंद किया करते थे या गांव में ही वो लोग रहा करते थे। यहां तक समझ में आया, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है अच्छे तरीके से, आगे बढ़ते हैं। जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीकों से उन सेवाओं की अदायगी किया करते थे। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम बात कर लें, जैसे आज की भी डेट में आप गांव की तरफ कभी भी जाओगे तो कुम्हार जो लोग होते हैं वो अपने मिट्टी के बर्तन बेचने आते हैं, और मिट्टी के बर्तन बेचने के दौरान ये लोग क्या कहते हैं कि अगर पैसा हो यानी रुपया हो तो आप हमें रुपया दे दें, रुपया ना हो तो हम लोग मान लीजिए गेहूं है, चावल है, या फिर और अन्य जितने भी खाने योग्य पदार्थ हैं या फिर उनके उपयोग होने योग्य पदार्थ हैं, वो उनको ले लिया करते थे, ठीक है, वो उनको ले लिया करते थे और बदले में सामान दे दिया करते थे। इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीकों से उनकी सेवाओं की अदायगी किया करते थे। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे है कृषि समाज में महिलाएं। भाई
वोमेन का क्या रोल हुआ करता था, वोमेन का क्या रोल हुआ करता था कृषि के समाज में या कृषि में। आज अगर आप लोग गांव के क्षेत्र में जाओगे, जब आप गांव के क्षेत्र में जाते हो तो आज आप भी देख पाओगे कि वहां पर जैसे मान लीजिए कि हम 100 घरों का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं या 10 घरों का एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो 10 गांव में से कम 7 घर ऐसे होंगे, जो गांव में 10 घर हैं इनमें से 7 घर आज भी ऐसे होते हैं जहां की महिलाएं या जो महिलाएं अपने हस्बैंड या फिर भाई अपने पति या फिर अपने घर वालों के साथ में भी, है ना, अपने घर वालों के साथ में भी क्या करती हैं बेटा, तो कृषि में हाथ बटाती हैं। क्या करती हैं, कृषि में हाथ बटाती हैं, अर्थात वो औरतें भी काम करती हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि भाई जब 17वीं सदी होती थी, आज से लगभग 300 साल पहले जब 17वीं सदी थी, उस दौरान क्या महिलाएं क्या क्या कार्य किया करती थी, देखिएगा। तो सूत कातने, बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी को साफ करने और गूंथने और कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी काम उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो सिर्फ महिलाओं के श्रम पर निर्भर किया करते थे। नंबर 1 सूत काटना, नंबर 2 बर्तन बनाना, मिट्टी को साफ करना और भाई कपड़ों पर कढ़ाई बुनाई का जो कार्य हुआ करता था, वो कार्य मुगल साम्राज्य के दौरान कौन किया करता था, तो महिलाएं किया करती थी। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था, किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था, उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी ही मांग हुआ करती थी। जाहिर सी बात है कि जितना अच्छा आप प्रोडक्ट बनाकर दोगे, सामने वाला उतनी ही अच्छी तादाद में इसको खरीदता था। दरअसल किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर ना सिर्फ खेतों में काम किया करती थी, बल्कि नियोक्ताओं के घर, नियोक्ताओं का मतलब क्या है यहां पे जल्दी से कमेंट करके बताओ, बल्कि नियोक्ताओं के घर पर भी जाती थी और बाजारों में भी जाया करती थी। नियोक्ताओं का मतलब जो उन्हें बोलता था कि भाई ये काम मैं देकर जा रहा हूं, या फिर आप मेरे यहां पर, मैं थोड़ा सा ज्यादा अच्छा काम करने वाला हूं, या फिर एक फैक्ट्री टाइप मेरे पास है, तो आप लोग मेरे पास आइए। बोला है ना कि दरअसल किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर ना सिर्फ खेतों में काम करती थी, बल्कि नियोक्ताओं के घरों पर भी जाती थी और बाजारों में भी काम करने के लिए जाया करती थी। ठीक है, यहां तक एकदम समझ में आया है, अच्छे से क्लियर हुआ है बेटा। कोई भी पॉइंट आपका ऐसा नहीं रहेगा जो भी पॉइंट से क्वेश्चन ना आए। एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में एग्जिट मिलेगा, जो मैं करा रहा हूं वहीं से मिलेगा। आप लोगों से सिर्फ निवेदन यही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर उस बच्चे तक पहुंच पाए हम लोग जो भी बच्चा CUET 2024 की तैयारियों में जुटा हुआ है। ठीक है, अच्छे से बेटा कल 2 क्लासेस और रहेंगी इसकी। ठीक है, कितनी क्लासेस, तो लगभग या तो 1 क्लास या फिर 2 क्लासेस में इसकी रखने वाला हूं, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, अच्छे से आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और बेटा क्या करना है भाई, क्लासेस को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर कोई भी पॉइंट आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका रिप्लाई करने की 100% कोशिश करूंगा। कल मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।